श्री कीर स्टारमर 2 दिनों के भारत दौरे पर हैं। जुलाई में पीएम मोदी ने ब्रिटेन का दौरा किया था, जहां भारत और ब्रिटेन में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर दस्तखत हुए थे। इस समझौते का मकसद आपसी व्यापार को 2030 तक दोगुना करके 120 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। ब्रिटिश पीएम का दौरा इस समझौते को लागू करने की अगली कड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने मुंबई में प्रतिनिधि मंडल स्तर की बैठक की। भारत और ब्रिटेन ने रक्षा सहयोग पर समझौता किया। एआई कम्युनिकेशन और डिफेंस टेक्नोलॉजी पर दोनों देश मिलकर काम करेंगे। इसके अलावा भारतीय ट्रेनर ब्रिटेन के पायलटों को प्रशिक्षण देंगे। ब्रिटेन की 9 यूनिवर्सिटी भारत में अपने कैंपस खोलेंगी। भारत और ब्रिटेन क्रिटिकल मिनरल्स पर सहयोग के लिए एक सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी स्थापित करेंगे। इसका सैटेलाइट कैंपस झारखंड के धनबाद में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस में बनेगा। द्विपक्षीय बैठक के बाद पीएम मोदी ने कहा कि हमारे बीच सहयोग बढ़ा है। एफटीए से इसे और मजबूती मिलेगी। हमारे बीच रक्षा सहयोग भी बढ़ा है। हम डिफेंस को प्रोडक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज को जोड़ रहे हैं। रक्षा सहयोग को एक कदम आगे बढ़ाते हुए हमने मिलिट्री ट्रेनिंग में सहयोग पर समझौता किया है। इस बैठक में पीएम मोदी और ब्रिटिश पीएम स्टारमर ने विजन 2035 की घोषणा की। मोदी स्टारमर की द्विपक्षीय बैठक में व्यापार और निवेश पर चर्चा हुई। तकनीक और इनोवेशन, फिनटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी जैसे मुद्दों पर भी बात हुई। डिफेंस और क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद को रोकने, खलिस्तीनी गतिविधियों पर नजर रखने और आर्थिक अपराधियों को पकड़ने पर दोनों देशों में चर्चा हुई। इसके अलावा जलवायु, ऊर्जा, शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं पर भी दोनों देशों के बीच चर्चा हुई। ब्रिटिश पीएम ने कहा कि हम भविष्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक नई आधुनिक साझेदारी बना रहे हैं। It is significant that we're meeting here in Mumbai as India's economic and financial capital because India's growth story is remarkable. I want to congratulate the Prime Minister on his leadership, aiming to be the world's 3rd largest economy by 2028. And your vision of Viksit Bharat is to completely develop the country by 2047. And everything I've seen since I've been here is absolute proof to me that you're on track to succeed in that. So we want to be partners on that journey. इस बैठक में सबसे अहम मुद्दा क्रिटिकल मिनरल्स का था। रेयर अर्थ मेटल की सप्लाई भारत और ब्रिटेन दोनों देशों के लिए काफ़ी अहम है। पूरी दुनिया में अभी रेयर अर्थ मेटल का सबसे बड़ा सप्लायर चीन है और चीन ने हाल के दिनों में जिस तरह इसकी सप्लाई रोककर दुनिया के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी, उसके बाद भारत और ब्रिटेन मिलकर इस पर काम करने के लिए सहमत हो गए हैं। भारत और ब्रिटेन क्रिटिकल मिनरल्स पर सहयोग के लिए एक सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी बनाएंगे। दोनों देशों की युवा पीढ़ी को इनोवेशन इस ब्रिज से जोड़ने के लिए हमने कनेक्टिविटी और इनोवेशन सेंटर, जॉइंट एआई रिसर्च सेंटर जैसे कई कदम उठाए हैं। हमने क्रिटिकल मिनरल्स पर सहयोग के लिए एक इंडस्ट्री गिल्ड और सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी की स्थापना का निर्णय लिया है। इसका सैटेलाइट कैंपस आईएसएम धनबाद में होगा। मुंबई के बाद कीर स्टारमर बेंगलुरु जाएंगे, जहां वे कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भारत और ब्रिटेन ने हाल ही में TSI नाम का एक प्रोग्राम शुरू किया है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम किया जाएगा। स्टारमर बेंगलुरु में टेक कंपनियों और स्टार्टअप ओनर से भी मिलेंगे। इससे पहले ब्रिटिश पीएम ने मुंबई में कहा कि हम आधुनिक साझेदार बना रहे हैं। एफटीए से दोनों देशों में निवेश के अवसर खुलेंगे। टैरिफ में कमी से रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मैं भारत की सफलता में भागीदार बनना चाहता हूं। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक चुनौतियों का सामना करेंगे। भारत ब्रिटेन का भरोसेमंद मित्र और साझेदार है। We're creating a new modern partnership focused on the future
and on winning the opportunities that it offers, and we're doing it together. And that's why we struck the UK-India Comprehensive Economic and Trade Agreement in July, a breakthrough moment, years in the making, slashing tariffs, increasing access to each other's markets to drive growth and create jobs for our people, and making life better in both of our nations. ब्रिटेन के साथ ट्रेड डील होने की वजह से भारत पर अमेरिकी टैरिफ का असर कम होगा। ब्रिटेन के सर्विस सेक्टर में भारत को बेहतर अवसर मिलेंगे। ब्रिटेन के साथ होने वाला ये व्यापार समझौता अगले जुलाई तक लागू होने की उम्मीद है, इसीलिए इस दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है। ब्रिटेन के बाद अब बात अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी भारत के दौरे पर हैं। ये दौरा भारत और अफगानिस्तान के संबंधों के लिए बेहद खास माना जा रहा है। तालिबान की सरकार बनने के बाद ये पहला मौका है जब तालिबान का कोई मंत्री भारत के दौरे पर आया है। मुत्तकी यूएन की प्रतिबंधित आतंकवादियों की लिस्ट में हैं, इसीलिए उन्होंने भारत आने के लिए विशेष छूट ली है। आपको बता दें कि भारत ने तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है। 2021 से अफगानिस्तान में भारत का दूतावास भी बंद है। इस दौरे में भारत और अफगानिस्तान के बीच उच्च स्तरीय वार्ता होगी, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। जानकारों का मानना है कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का भारत दौरा सिर्फ दो देशों के बीच की बात नहीं, बल्कि पूरे साउथ एशिया पर इसका असर होगा। Well, I think it is a significant visit. It is the first since they took over in 2021. But of course, this is a step forward in a number of measures that we have taken, where we have mutually engaged with each other at the level of foreign secretaries. And as you know, after Operation Sindoor, foreign minister had spoken to them. And we have had contacts at official level. So this is perhaps the next logical step. इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब हैं, जो कि जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं, और प्रोफेसर अंशु जोशी है, जो कि विदेशी मामलों की जानकार है, प्रोफेसर है, पढ़ाती हैं और बहुत गहरी समझ रखती हैं। प्रोफेसर जोशी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हुए, अफगानिस्तान, सबसे ज़्यादा लोग यही जानना चाहेंगे कि वही तालिबान जिसके शासनकाल के वक्त में, जिसके आधिपत्य के वक्त में IC-814 का हाईजैकिंग हुआ था, वही तालिबान से आखिरकार हम रिश्ते क्यों शुरू करने जा रहे हैं और ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है? आपने दीपक जी बहुत अच्छे प्रश्न से इस चर्चा की शुरुआत की है, क्योंकि लगातार लोग इस बात को जानना चाह रहे हैं। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्तकी अभी भारत की यात्रा पर आए हुए हैं, और मैं आपको बता दूं 2001 से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा उन पर किसी भी प्रकार की यात्रा करने का बैन लगाया गया था। तालिबान हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार का संगठन रहा है, लेकिन वर्तमान में तालिबान की सरकार है अफगानिस्तान में, और भारत और अफगानिस्तान दोनों के लिए किस प्रकार से आगे जो ये रिश्तों की दिशा दिखाई पड़ रही है और क्यों, इस पर मैं अगले 2 मिनट में विस्तार से बताना चाहूंगी कि क्या कारण है। लेकिन मुत्तकी पर देखिए, ये देखना इंटरेस्टिंग रहा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्यों के द्वारा ही अभी ये बैन हटाया गया है सितंबर 2025 में, और अब वे भारत की यात्रा पर हैं, वाया मॉस्को आए हैं। वो पहले मॉस्को गए हैं, जहां पर एक मॉस्को डायलॉग अफगानिस्तान की दिशा और दशा निर्धारित करने के लिए किया गया है। मैं दर्शकों को यह भी बता दूं कि अभी तक पूरे विश्व में रशिया एकमात्र ऐसा देश है जिसने अफगानिस्तान को तालिबानी सरकार को मान्यता दे रखी है आधिकारिक तौर पर। भारत ने आधिकारिक तौर पर अभी तक तालिबानी सरकार को मान्यता नहीं दी है, लेकिन हम पॉजिटिवली अफगानिस्तान के साथ लगातार 2021 के बाद से, विशेषकर 2022 के बाद से इंगेज्ड हैं, और जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स हमने निर्माण के ले रखे हैं यहाँ पर, इसके अलावा जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो हम अफगानिस्तान को लगातार प्रदान कर रहे हैं। देखिए, अभी जो वर्तमान उथल पुथल की स्थिति है दीपक जी, विशेषकर हम जिस तरह से अमेरिका और पाकिस्तान को हाथ मिलाते हुए देख रहे हैं, पीछे ये भी खबर आई थी कि जो पाकिस्तान का बहुत महत्वपूर्ण पासनी पोर्ट है, उस पर जाकर के अब यूएस कुछ अपना निर्माण करने वाला है, वहां से एक मैरीटाइम रूट भी डेवलप करने वाला है। तो अफगानिस्तान के लिए भी भारत के साथ पॉजिटिव एंगेजमेंट को आगे ले जाना आवश्यक है, अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को सिक्योर करने के लिए। और ये वही तालिबान है, मुत्तकी है, लेकिन अभी जब भारत के ऊपर अटैक हुआ, हमारे जब पहलगाम अटैक हुआ, तो इस अटैक को कंडेम करने वाला भी
ये तालिबानी सरकार और ये मुत्तकी रहे हैं। तो इसलिए अभी अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स को देखते हुए उनको अर्जित करने की वजह से ये एक स्ट्रेटेजिक कंपल्शन है दीपक जी दोनों देशों के लिए। भारत की दृष्टि से कहूं तो देखिए, आप सेंट्रल एशिया का गेटवे है अफगानिस्तान, हमने बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो आप चाबहार पोर्ट जाने की दृष्टि से देखिए जहां हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, या आप जो एक यहाँ पर काउंटर बैलेंस एस्टेब्लिश करने की दृष्टि से देखिए, तो एक हम यदि अफगानिस्तान के साथ एंगेजमेंट को आगे बढ़ाते हैं तो पाकिस्तान और चाइना को कहीं ना कहीं कंटेन कर पाने में इस पर्टिकुलर हमारे एरिया में हम सफल रह पाएंगे। और अफगानिस्तान के साथ यदि पार्टनरशिप करते हैं तो पाकिस्तान का इस रीजन में जो एक स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस अब हम एक उभरते हुए देख रहे हैं अमेरिका के साथ आने से, उसको हम कम होते हुए देखेंगे। और जो चीन का एक एक्सपैंडिंग इन्फ्लुएंस है उसको भी हम कम होते हुए देख सकते हैं। और आतंकवाद के साथ लड़ाई में यहाँ पर एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में हम अफगानिस्तान को देख सकते हैं। हालांकि तालिबान की सरकार है, क्योंकि भारत ने विदाउट मिंसिंग इट्स वर्ड्स इस बात को लगातार रखा है कि आतंकवादी हमलों या आतंकवादी संगठनों के पालन पोषण के होते हुए अफगानिस्तान के साथ भारत किसी प्रकार का एंगेजमेंट नहीं रख सकता है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर कई आतंकवादी संगठन ऐसे हैं जिनको पाकिस्तान के द्वारा पल्लवित पोषित किया जा रहा है। तो इस एक लक्ष्य की प्राप्ति की दृष्टि से भी ये एंगेजमेंट एक पॉजिटिव एंगेजमेंट हो सकता है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब, मैं आपसे यह समझना चाहूंगा कि पाकिस्तान के साथ आजकल अफगानिस्तान की क्यों खटपट चल रही है, इसका क्या कारण है और क्यों स्ट्रैटेजिकली अफगानिस्तान विज़ावी पाकिस्तान हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया है? हाँ दीपक जी, हो ये रहा है कि पाकिस्तान ने तालिबान को अफगानिस्तान में पाला पोसा, बड़ा किया, फंडिंग की, हथियार दी, ट्रेनिंग दी, और फिर उसी तालिबान का इस्तेमाल करके पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से अमेरिका को भगाया। तो अगर हम 2021 15 अगस्त की बात याद करें तो पाकिस्तान बहुत खुश था। पाकिस्तान के आईएसआई के टॉप मोस्ट जनरल्स तुरंत हेलीकॉप्टर पे पहुंचे और पहुंच गए काबुल, ये सोच के कि अब काबुल में जो नई तालिबान की सरकार आई है वो तो शायद पाकिस्तान की कठपुतली सरकार होगी। लेकिन 48 घंटे में उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी जब तालिबान ने 2 दिन के अंदर क्लियर कर दिया कि भविष्य के अफगानिस्तान की तालिबान सरकार में पाकिस्तान का कोई रोल नहीं होगा। इससे पाकिस्तान सकपका गया। उनके जनरल साहब आईएसआई के थे, वो वापस चुपचाप हेलीकॉप्टर में बैठ के वापस आ गए, हताश। अब अफगानिस्तान जो है वो अपनी सदियों पुरानी जो बाउंड्री है, करीबन 800 साल से वो दावा करते रहे हैं कि वो हिंदू कुश पर अलग अलग जगह पर अपना पोस्ट स्थापित करना चाहते हैं। जब भारत में मुगल थे, हमें याद रखना पड़ेगा, तब भी अफगानिस्तान और मुगल के बीच में एक बाउंड्री अंडरस्टैंडिंग थी। उसके बाद जब अंग्रेज लोग आए तो अंग्रेज लोगों ने ये रोज रोज की झगड़े से बचने के लिए एक डूरंड लाइन स्थापित करने की कोशिश की कि अफगानिस्तान उस तरफ होगा और अंग्रेज प्रशासित इंडिया इस तरफ होगा। आजादी के बाद वही डूरंड लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक तरह से लाइन बन गई। अब अफगानिस्तान में सदियों से हिस्टोरिकल रीजन से वो डूरंड लाइन को मानते नहीं हैं, क्योंकि वो ट्राइबल्स जो हैं सदियों से ही हमेशा इस तरफ चले आते थे, हमला करते थे, लूट खसोट करके वापस चले जाते थे। तो सो कॉल जो डूरंड लाइन है उसके उधर और इस तरफ रोटी बेटी का नाता है, उस तरफ भी खैबर पख्तूनख्वा के लोग रहते हैं और उनके बिरादर इस तरफ पाकिस्तान में रहते हैं। तो टीटीपी जो है लेटेस्ट मोहरा बन गई है। तालिबान का ही एक ऑफशूट कह लें या तालिबान का ही एक चेहरा कह लें, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, वो पाकिस्तान में डूरंड लाइन के इस तरफ आता रहता है और पाकिस्तान के रेंजर्स को, फ्रंटियर कंस्टिट्यूबलरी को, उनके आर्मी को तंग करता रहता है। अब पाकिस्तान बहुत कोशिश कर रहा है कि टीटीपी को दबा के रखे। पाकिस्तान कहता है कि टीटीपी की फंडिंग, ट्रेनिंग, हथियार देना और उनकी जो सेंचुरी है वो अफगानिस्तान देता है, यानी तालिबान सरकार देती है। होता यह है कि टीटीपी का ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जैसे काबुल से ज्यादा टीटीपी के जो बेस है वो कंधार में है, हेरात में है। वो वहां से आते हैं, पाकिस्तान में हमला करके फिर वापस अपनी सेंचुरी में वापस अफगानिस्तान चले जाते हैं। इसीलिए अगर हम याद करें, पिछले महीने पाकिस्तान की सरकार इतनी प्रेशर में आ गई थी कि उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स का इस्तेमाल किया
टीटीपी के लड़ाकों को वहां खैबर पख्तूनख्वा, वजीरिस्तान उस तरफ हमला करने के लिए। अब पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि टीटीपी को काबू में लाए। मिलिट्री दबदबा से तो वो उसको काबू में नहीं कर पाए हैं। बिहाइंड द बैक वो दोएम बिहाइंड द कर्टेन, पर्दे के पीछे से वो अब टीटीपी के साथ बातचीत करके सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत अच्छे से आपने समझाया कि आखिरकार डूरंड लाइन क्या है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान किस तरीके से पाकिस्तान के लिए मुसीबत बना हुआ है और आने वाले समय में अफगानिस्तान और भारत के रिश्ते क्यों महत्वपूर्ण होने चाहिए। आप दोनों हमसे जुड़े, आपने इतनी वैल्यूएबल बातें शेयर की।